Good morning, 10th class. Here we today start chapter number 1 of geography. This is a revision class also for your PD test 1. So kindly pay attention to the revision classes and please be sincere because this is your board class. So if you regular with your predict test or pre-board or a half exam, whatever we phase in the next 8 or 6 months, so please be sure that if you take these classes, this is very good revision for you, and you also aware about the pattern of questions and how much type of questions be asked in board 2021. सो कोई भी क्लास आप प्लीज़ मिस ना करें. आप कोशिश करें कि जितना बेहतर से बेहतर अभी ऑनलाइन हो रहा है उसे कैचअप करें. एंड आफ्टर दैट जब हम ऑफलाइन होंगे तो फिर मैं आपको अपना पूरा बेस्ट दूंगा और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा. लेकिन आप भी अपना बेस्ट दें. इतना हार्ड कोई चीज़ नहीं होती है, बट जब आप रेगुलरिटी छोड़ देते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाती है. तो प्लीज़ आप इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें. और कुछ बहुत सारे बच्चों ने शुरुआत से जो एक कॉन्टीन्यूटी पकड़ रखी थी वो छूट गई, आप उसको दोबारा से कैचअप करें. हिस्ट्री क्योंकि रिसेंटली आपने अच्छे से पढ़ा है, समझा है एक एक वर्ड की एक लाइन, तो उसको मैंने सिर्फ लास्ट के लिए छोड़ा हुआ है. हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योग्राफी से और इकोनॉमिक्स से. एंड क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो सिविक्स का है पावर शेयरिंग, वो भी आप स्कूल टाइमिंग में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो उसको मैं हिस्ट्री और सिविक्स को मैंने लास्ट के लिए रखा है. सबसे पहले इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को आपको रिवीजन करवाएंगे. विद इन 3 डेज़ 4 डेज़ ये कंप्लीट हो जाएगा. एंड नेक्स्ट 4 डेज़ में आपका सिविक्स और हिस्ट्री भी हो जाएगा. आई थिंक आपके एग्ज़ाम भी लेट है तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है. अपना बेस्ट दीजिए, क्वेश्चन पेपर्स को समझिए. जो मेरा नोट्स बनाने का तरीका है आप सब अवेयर हैं, उनको समझते हैं अच्छे से, और आप उस चीज़ से अपनी चीज़ों को स्टार्ट कीजिए करना, और आप देखें कि आपको आपके मार्क्स बहुत अच्छे मिले. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. यहाँ पे कुछ एक चार्ट के जरिए समझाया है फिगर. इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस. मतलब इससे क्या है? नेचर मतलब हम उन पे डिपेंड हैं, ठीक है. टेक्नोलॉजी पे हम डिपेंड हैं. इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं भाई? कुछ भी हो सकता है ना. अगर इन तीनों की बात करें, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, कैंपस, टेम्पल, मास्क, मतलब कुछ भी हो सकता है. कोई बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी. आप उन सब चीज़ों के लिए, बहुत सारे रिसोर्सेज के लिए नेचर पर निर्भर है. और टेक्नोलॉजी, नेचर की बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए आप टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं, टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं. और टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं डराइव होती है इंस्टीट्यूशंस में हर तरीके से. हमारी जो एक चेन है आप देखें तो वो तीनों एक दूसरे के डिपेंडेंट रिलेशनशिप बना रखी है. तो रिसोर्सेज को और डेवलपमेंट को ही तो हम यहाँ से देख के चलेंगे कि रिसोर्सेज को हम किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो ज़मीन हो, सॉइल हो, क्रॉप्स हो, एनर्जी रिसोर्सेज हो, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल. यही पूरे इस चैप्टर में बात की गई है. इजी है, बहुत हार्ड नहीं है. आप खुद भी अगर थोड़ा थोड़ा कर रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा. और बेसिकली जो ओवर मैपिंग मैं ऊपर से करूँगा आपका ब्रीफ, वो भी आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा. तो प्लीज़ नोट डाउन भी करें जिन बच्चों का नहीं हुआ है, ठीक है ना. जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है वो नोट डाउन करें, नोट्स तैयार कर लें, वो उसके बेस पे भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. एंड एक चीज़ और कि जो आपका पैटर्न है एग्ज़ाम का, टेस्ट का सॉरी, तो वो आपको ऑलरेडी मालूम है कि वो मैं आपको 9th क्लास में कई बार उस पैटर्न को समझा चुका हूँ. आपने एग्ज़ाम भी दिया है, एनुअल एग्ज़ाम उस पैटर्न पे. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 7 और 6 टाइप के हैं लगभग. वैसा ही आपका इस प्रेडिक्ट टेस्ट में आए. ओके. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be terms at resource. देखो ना, ये रिसोर्स की आपको कहीं एक डेफिनेशन से दिखाई देती है. रिसोर्स क्या है, उस टर्म को यूज़ कैसे कर सकते हैं. वो सारी चीज़ें जो अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में,
जिनको हम अपने लिए यूज़ करते हैं अपनी नीड्स के लिए, और वो हमें एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए वहाँ तक पहुँच सकते हैं, इकोनॉमी फिजिबल है, आपके लिए यूज़ करने लायक है, एंड कल्चरली एक्सेप्टेड। मतलब हमने सबने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। आप किसी भी चीज़ को लें, खान पान को लें, क्रॉप्स को लें जो आप बोई जाती हैं, काटी जाती हैं, एनिमल्स को लें, या फिर हमारे पहनने के तरीक़ों को लें, या फ्रूट्स को लें, किसी भी तरह चीज़ों को ले सकते हैं नेचर वाइज अगर हम ऐड करें तो। वैसे तो आप फिज़िकली बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। कैटल्स को ले लें जिनसे आप दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स सारी चीज़ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ना हमने यूज़ किया है जो एक्सेप्टेबल है और रिसोर्सेज के तौर पर। दैट्स द डेफिनेशन। ठीक है, आप उसको अपने इजी टर्म्स में टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन आप उसमें ऐड करें एवरीथिंग एवरीवन एनवायरनमेंट। ठीक, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वो वर्ड्स बड़े सिमिलर हो हमारे लिए। ओके, सो यस, फ्रॉम हियर the process of transformation of these of things available in environment involve an interdependent relationship between nature, technology and institution। जैसा कि मैं अभी आपको इस एक ग्राफ के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, जो हमारी प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशंस की, चीज़ों को बदलने की, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हम देखते हैं कि हम एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे का आपसी रिश्ता है, इंटरकनेक्टेड है, नेचर के जरिए भी, टेक्नोलॉजी के जरिए भी, इंस्टीट्यूशन के जरिए भी। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। हम, सिंपल सी बात है, अगर आप पहाड़ों पर जाना चाहते हैं, आप नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते। हमने रोड्स बनाए, आप मोटर व्हीकल्स को वहाँ एक्सेस कर सकते हैं विद हेलीकॉप्टर, एयर स्ट्रिप्स, अब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है ना, एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये एक्सेलरेट मतलब उसको गति प्रदान करना, पेस देना उस चीज़ को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर पहाड़ों पे आप जाएं, अच्छे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, घर मिलेंगे, वो चीज़ें कैसे एक्सेसिबल हुई हैं वहाँ पे, रोड्स के ज़रिए, है ना। कुछ ऐसे बहुत सारे बहुत सारे नहीं, सॉरी, कुछ ऐसी बहुत सारी हिल एरियाज़ में जगह हैं जहाँ पे रेलवे लाइंस को भी बिछाया गया है, आप देखते हैं। तो वो वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तो है। तो टूरिस्ट हब बनना, स्पॉट बनना, फिर वहाँ की जो वेजिटेशन है उससे दवाइयाँ बनाना, वहाँ की जो चीज़ें हैं वहाँ से घर बनाने, फर्नीचर के लिए लकड़ी यूज़ होना, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से ही तो मिलता है ना। तो हम उस पर डिपेंडेंट हैं कि नहीं है? दिस इज़ द मीन। ओके, रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट है एज्यूम्ड बाय मैनी। हम सब मानते हैं नेचर ने हमें फ्री में सब कुछ दिया है, एक तरह से कह सकते हैं फ्री में दिया है, बट उसके डेवलप होने में कितना टाइम लगता है, वो हम में से ही हमारे बहुत सारे पूर्वजों ने उन सारी चीज़ों को बचा के रखा, उन चीज़ों को लेटर ऑन जितना लिया उतना दिया भी। पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, कोई भी चीज़ हो, उन्होंने उन चीज़ों को संयोजित किया, उनको स्टोर किया अच्छे से। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब कोई भी रिसोर्सेज हो, अब मेनली क्या है, हमारा फंक्शन, हमारा रन होना ही उनसे होता है, हमारी सारी एक्टिविटीज़ उससे जुड़ी हुई हैं। ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर हम ये भी कहें ना कि ह्यूमन बींग भी एक एसेंशियल कंपोनेंट रिसोर्सेज का, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स खुद भी तो एक रिसोर्स है ना। आपने क्लास 8th में आपको याद होगा, ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स। तो वो चीज़ भी है, उनको यूज़ कौन करेगा उन नेचुरल रिसोर्स को? तो वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, रिलेशनशिप उन दोनों से जुड़ा हुआ है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। अब वो बदले जाते हैं मटेरियल जो हमारे यहाँ अवेलेबल है रिसोर्सेज में, और फिर उसके बाद हमने यूज़ करते हैं। पहले वो नॉर्मल होते हैं नेचर में, अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस में, लेकिन उसके बाद जब उनको हम अपने तरीके से चीज़ों को यूज़ करने के लिए ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हम उनको फिर देखते हैं कि वो हमारे लिए यूजेबल है, हम उन पर डिपेंडेंट हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वे। अगर आपको क्वेश्चन आए रिसोर्सेज को, नेचुरल जो किस तरह से आप क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो ये पूरा एक ABCD में करके दिया हुआ है, बट आप नीचे ना अभी यहाँ पे इस टॉपिक में एक चार्ट के जरिए भी समझेंगे। आप कोशिश करें इस चार्ट को आप ड्रॉ करें अपनी फेयर पर, वो आपके लिए इजी रहता है। आप उनको एनालाइज करें, उसको देखें, क्लासिफिकेशन कैसे किया है, तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यस, अभी आप देखें, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटेक एंड बायोटेक। बायोटेक वो सारी चीज़ें जिनमें जान है, जैसे पेड़ है, इंसान है, जानवर हैं,
पेड़ पक्षी ये सारी चीज़ें। अबायोटिक वो चीज़ें हैं जैसे आपका वाटर है, आपका सॉइल है, माउंटेन्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो अबायोटिक है, लेकिन वो ओरिजिन के बेसिस पे, वो नेचर ने हमें पहले से ही दी हुई हैं, वो अपना ओरिजिन उनका पहले से है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉसिबिलिटी मतलब वो कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, नहीं होंगी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में बांटा हुआ है। ये चीज़ हम शायद 7th 8th से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। दैट नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। सी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। अब इस चीज़ को कैसे जोड़ेंगे आप? मतलब इंडिविजुअल है, प्राइवेट फर्म है, जैसे आपके किसी फैमिली मेम्बर्स का, आपके फादर का हो सकता है। कम्युनिटी वाइज है, जैसे आप कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में जानेंगे, है ना, अभी बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। नेशनल है, आप देखते हैं हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनी होती हैं, वो सारी। इंटरनेशनल की बात करें तो एमएनसी होती हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी। इस बेस पे हम रिसोर्सेज को क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब एक जो नेक्स्ट बचता है वो आपका है कि उनका डेवलपमेंट कैसा हुआ है, उनका पोटेंशियल क्या है, उसमें कितनी संभावनाएं हैं, डेवलप्ड स्टॉक कितना है, कितना हमने उसको डेवलप कर लिया है, और कितना हमारे पास रिजर्व है। कुछ इस तरह के बेस पे हम बात करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से लेके ऐसे बहुत सारी चीज़ों को ऐड करेंगे आप। जो टाइगर रिजर्व हैं, ये नेशनल पार्क्स, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत बड़े पैमाने पे आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये चीज़ कितनी आसान है याद करना। आप यहाँ से समझें ज़रा। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल और ह्यूमन में डिवाइड किया है। अब नेचुरल को रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में डिवाइड किया है। तो रिन्यूएबल में कौन कौन से आएंगे? वो जो कॉन्टीन्यूस फ्लो रहते हैं। सिंपल सी बात है, आप वाइन वाटर को रिन्यू कर सकते हैं। वाटर को कंजर्व कीजिए, वो भाप बनता है तो बाहर आ जाता है। और उसमें जो बायोलॉजिकल है, और कुछ बायोलॉजिकल में जैसे नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट हैं, जंगल, पेड़ पौधे, इनको आप लगा सकते हैं, रिन्यूएबल में ही आएंगे, आपके ध्यान रखना। और दूसरी आपकी वाइल्ड लाइफ, ये भी है, क्योंकि अगर आप कंजर्व करेंगे टाइगर्स को, एलिफेंट्स को, बड़ी बड़ी जो स्पेसीज़ हैं जो इंस्टिंक्ट हो रही हैं, तो आप देखेंगे कि आप उनको दोबारा ला सकते हैं। नेचुरली बात हो रही है। अब दूसरे पार्ट में नॉन रिन्यूएबल, तो आप देखेंगे जैसे मेटल्स है, सोना है, चांदी है, बहुत सारा मेटल ज़मीन में दबा हुआ है, उसकी माइनिंग हो रही है, डिगिंग हो रही है, तो वो तो एक टाइम पे ख़त्म ही हो जाएंगे ना। और फिर दूसरा आता है फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपके नॉन रिन्यूएबल हैं, ये एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगी। तो ये था नेचुरल का। उसमें भी रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, तो आपने कॉन्टीन्यूस और फ्लो और बायोलॉजिकल समझा। और नॉन रिन्यूएबल में आपने मेटल्स और फॉसिल फ्यूल्स को रिसाइकलेबल समझा, ठीक है। और दूसरा है रिसोर्सेज में ह्यूमन वाला। ह्यूमन में कैसे, जो स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे भाई, आपने स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन कैसे बनाया रिसोर्सेज के बेस पे? ह्यूमन ने किस तरह से अपनी चीज़ों को, अपनी लिवलीहुड के लिए, अपनी अर्निंग, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्ट्रक्चर किया है। और क्वांटिटी और क्वालिटी कैसी है उसकी, चाहे डैम बनाए हों, पॉन्ड बनाया हो, लिटरली जो उसने अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी लिवलीहुड के लिए ड्राइव किया हो, वो चीज़ें किस तरह की, वो भी हमारे रिसोर्सेज हैं। स्कूल, कॉलेज, कैंपस, रोड, डैम, ब्रिजेज़, ये सब भी हमारे लिए ही तो है। कितनी क्वांटिटी में बनाया, क्वालिटी क्या है, ये सब चीज़ें भी डिपेंडेबल है, ठीक है। ये आपका क्लासिफिकेशन है। अब ये यहाँ से आपका शुरू हो जाता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। क्वेश्चन अगर आना चाहे तो यहीं से आ जाएगा, राइट द टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो वही है जो लेटर रूप ने आपने देखा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटेक रिसोर्स, फिशरी, मैंने ये एक्सप्लेन किया है। बायोटेक में भी आपको एक्सप्लेन किया है। अब पता है होता क्या है, यहाँ से कई बार ना क्वेश्चन ऐसे आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोटेक रिसोर्स। तो ए बी सी या 1 2 3 4 करके ऑप्शन दिया होता है, और पूछ लेता है कौन सा बायोटेक नहीं है, तो आपको उसमें से देख के राइट आंसर लगाना होता है, ठीक। और कई बार अबायोटिक पूछ लेगा, अबायोटिक रिसोर्स नहीं है, तो वो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से दिया होता है। ये इस तरह से आता है। ये भी मैंने आपको बताया था एग्जॉस्टिबिलिटी, जो चीज़ रिन्यूएबल में आएगी, नॉन रिन्यूएबल में, जो अभी ऊपर हमने क्लासिफाई किया उसको, ये आप रीड करें तो आपको बहुत सारी चीज़ों की यहाँ सिर्फ डेफिनेशन ही मिलेगी, और अच्छे से आप उसको समझ भी पाएंगे। इजी है। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूएबल और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। ये एक वर्ड और यूज़ हुआ है, इसको आप ज़रा ध्यान रखें। ये रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल एक ही वर्ड
मतलब रिसोर्सेज के लिए यूज़ होता है। ओके, नॉन रिन्यूएबल वही हैं जिनको आप दोबारा से मतलब रिन्यू नहीं कर सकते और वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे, ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप, जिसमें आपकी फ्यूल बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और मेटल्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपकी एग्जॉस्टेबल हैं, ठीक है, वो नॉन रिन्यूएबल में आती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जब मैंने आपको बताया था, तो इंडिविजुअल रिसोर्स है। जैसे आप देखते हैं ना, अर्बन लोगों का अपना प्लॉट, हाउस, प्रॉपर्टी, पॉन्ड, वाटर वेल्स जो अपने रिसोर्सेज के लिए बनाते हैं, ऑनरशिप बाय इंडिविजुअल्स। तो उस तरह की चीज़ें हम रखते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज के लिए। ये इजी है, आप डरे नहीं, इसको पढ़ें, बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने को नहीं है इसमें। कम्युनिटी ओन्ड, आप देखते हैं ना, ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, शवदान गृह होते हैं जहाँ पे शवों को जलाया जाता है, विलेज पॉन्ड होते हैं, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट होते हैं। तो ये सब तो कम्युनिटी में ही आएंगे ना बेटा आपके, भाई पूरी कम्युनिटी के लिए है उस पर। प्लेग्राउंड से लेके ऐसी बहुत सारी चीज़ें। नेशनल रिसोर्सेज की बात करें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आप देख सकते हैं, चाहे हमारे हाईवे हों, चाहे हमारे सी रूट्स हों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन, मतलब सिंपल सी बात है, आपकी कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्स है वो नेशन के लिए, क्योंकि वो हम ही लोगों के लिए यूज़ होने नहीं, उनका डेवलपमेंट हम सब के लिए ही किया जाएगा। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। अगर देश को लगता है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी देश के लिए, देश हित में है, तो वो भी उसको एक्वायर कर सकती है। ऐसी बहुत सारी अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज, मैनी मोर। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जिसमें सभी लोग जुड़े होते हैं, इकोनॉमिक जोन हो सकता है, ओशिटिक जोन हो सकता है, कोई भी सी जोन हो सकता है ना, एक सी बाउंड्री हो सकती है। और जैसे WHO को ले लो, UNO को ले लो, ये सारे अगर इन रिसोर्सेज को देखो तो यहाँ सब लोगों का अपना पैसा खर्च होता है, शेयर लगाते हैं, और वो रिसोर्सेज उन्हीं के लिए यूज़ होता है, वो इंटरनेशनली अक्लेम किए जाते हैं। जब डू यू नो आए तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़ें, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्स कैसा है, जैसे विंड एनर्जी है, उसको आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, सोलर एनर्जी है, तो मतलब कितना प्रॉपरली आपने यूज़ किया, पोटेंशियल बेस पे ही। डेवलप्ड में जो डेवलप्ड हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें यूटिलाइज़ कर लिया है। जैसे अगर कहें कि हमारे यहाँ जो लैंड है, फार्मिंग लैंड है, हमने उसको अच्छे से अपने एग्रीकल्चर के लिए डेवलप कर लिया है। हमारा जो बैरन लैंड थी, बंजर भूमि थी, उसको हमने सही से यूज़ कर लिया है। हमारे यहाँ बहुत सारा पानी बहता रहता था, हमने उसको यूज़ कर लिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, यूटिलाइजेशन अपने लिए, ठीक है ना। और स्टॉक, किसी चीज़ का स्टॉक अब कितना है और वो कितना बाकी है, इस चीज़ के लेवल पे भी ह्यूमन उसको कितना यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को कितना यूज़ किया है कि वो कितना आपके लिए बचा रह सकता है, ठीक है, ये स्टॉक पे आ गया। जैसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, ये तो आप सब जानते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मैनी मोर थिंग, रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इनका पर्पस क्या है, इनको कंसीडर क्यों करते हैं स्टॉक के लिए, ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखनी और समझनी होती हैं। रिजर्व आर द सबसेट ऑफ स्टॉक, ये एक तरह से एक लाइन है, इसको आप समझ सकते हैं कि स्टॉक के लिए ही रिज़र्व को उसमें यूज़ किया है। तो आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ना, क्या कहते हैं, एक अलग फैमिलियर वे में ना लें उसको। होता क्या है, कुछ वर्ड्स बड़े सिमिलर होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स, तो कई बार आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है कि वो उसी चीज़ के लिए यूज़ हुआ है क्या। तो सबसेट ऑफ स्टॉक के लिए आप कहते हैं ना, कुछ स्टॉक है, फिर कोई की चीज़ कहते हैं आप रिज़र्व है, तो अब कुछ फैमिलियर सा लगता है ना आपको, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ते आए हैं, इसलिए मैं इसको सिर्फ यूं ही नॉर्मल रीड कर रहा हूँ। आप देखते हैं डैम्स पे रिज़र्व किया है, फॉरेस्ट किया है, वाटर को भी किया है, कई सारी इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटिंग है उनको भी आपने स्टॉक किया है, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कैसे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन आपका रेज होता है। कहते हैं कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, हमारे जीने के लिए रिसोर्स का मतलब उपलब्धता होना बहुत ज़रूरी, एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लेकिन हमें मेंटेन भी करना है क्वालिटी ऑफ लाइफ को। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, एज रिजल्ट ह्यूमन बींग यूज देम फॉर अनडिस्क्रिमिनेटली, एंड दिस हैड लेड टू फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ये है
कि फ्री गिफ्ट मान लिया, अब उसको इतना तरीके से आप यूज़ करते जा रहे हैं बिना किसी रोक टोक के, भेदभाव के, मतलब आप उन चीज़ों से फैमिलियर नहीं हो रहे हैं, आप उन चीज़ों को ये अपना के नहीं चल रहे हैं कि हमें उनके स्टॉक और रिन्यूएबल के बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। क्या आई हैं ज़रा देखेंगे। डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, ये जो लालच भर गया है सबके अंदर, तो अब इसको सेटिस्फाई कैसे किया जाए किसी ग्रीड को, तो उसका भुगतना किसको हो रहा है, इंसान को भी और नेचर को। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही लोगों के हाथों में उसका संचालन होना, ठीक है। इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, हैव्स एंड हैड नॉट्स, और रिच और पुअर। अब एक्यूमुलेशन मतलब उन पे कब्जा है, उनका अधिकार है, तो सिंपल सी बात है वो कहीं ना कहीं खाई, गरीब, अमीर और जिनके पास है नहीं है उनके बीच हो जाएगी, ये हो रहा है। एंड फोर्थ पॉइंट, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environment pollution and land degradation। ये यहाँ से important question है, आप प्लीज़ ध्यान रखें। ये उसके 4 पॉइंट्स हैं कि ऐसी क्या मतलब उसके प्रॉब्लम्स क्या हुए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के होने की वजह से क्या प्रॉब्लम हुए हैं जिससे कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं ह्यूमन के लिए। तो ये सारे हैं, आप इसको समझें कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन क्योंकि कार्बन आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इकोलॉजिकल, जंगल आप काट रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें तबाह हो रही हैं, वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो रहा है, पहाड़ों पे लैंडस्लाइड और आइस स्लाइड होता रहता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं कि हम वहाँ पे इतना कंक्रीट पैदा कर रहे हैं जबकि वो नेचुरल फॉर्म में सॉइल और जंगल थे। ये आप ध्यान रखें। अगेन ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये उसके पॉइंट्स हैं और इसे आप लिखें। ओके, An adequate distribution of resources has been essential for sustained quality of life and global peace। अब ये कहा जाता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सबके लिए बराबर जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का, जो कि एसेंशियल है। और उसमें एक चीज़ और कही है, सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो लाइफ जो क्वालिटी की हमारी बनी रहे और शांति बनी रहे। शांति तो नहीं है, चाइना कहता है साउथ चाइना सी हमारा है, इराक पे हम अटैक करता है अमेरिका तो उसके रिसोर्सेज पे अपना कब्जा जमाता है, ताइवान पे चाइना अपना हक जताता है, बहुत लद्दाख पे चीन और इंडिया को लेके तनातनी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि वो हमारा है तो वो कहते हैं वो हमारा है, कश्मीर हमारा है तो पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है। ये चीज़ ग्लोबल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, डिप्लेशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यू, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज डेंजर। अब ये जो हालात पैदा किए इंडिविजुअल या कंट्रीज़ ने लगातार, उससे हमारे प्लेनेट का जो फ्यूचर है वो ख़तरे में है, हम सेफ नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक डेफिनेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसको आप समझें। सस्टेनेबल मतलब जो चीज़ बने रहने योग्य है, वो ऐसा डेवलपमेंट जो हर किसी के लिए बराबरी से बना हुआ है, रुका हुआ है। ये सबसे इजी लैंग्वेज में समझाने का तरीका है मेरा, अगर आप उसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझें। सस्टेन जो चीज़ रुक सके, एबल मतलब जो चीज़ रुकने योग्य भी हो, ये नहीं कि वो चीज़ सिर्फ ख़त्म होती जा रही है, आप उसको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। देखिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। मैंने कहा ना रुकी रहे सेंस पानी, पेड़ पौधे, जंगल, जानवर और जो रिसोर्सेज हैं, मेटल्स, वाटर, सॉइल डिग्रेडेशन ना हो और ये सारी चीज़ें बनी रहें, है ना, डैमेजिंग ना करें हम एनवायरनमेंट में इनका। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और प्रेजेंट में जो उसका डेवलपमेंट है किसका, रिसोर्सेज का, वो इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हम ना करें कि हम फ्यूचर की जनरेशन को उनकी नीड को समझें ही नहीं। बहुत अच्छा ये एक टॉपिक भी है, ये आता भी है, डेफिनेशन 3 मार्क्स 5 मार्क्स, और उसके कई सारे आप पहलू देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कौन सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिन्होंने लोगों को ये बताया कि जो फ्यूचर जनरेशन की नीड है उसको समझना ज़रूरी है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, ये डेफिनेशन है, इसे आप लिखें। ये आता है रियो डी जेनेरियो और समिट हुआ था 1992 में। क्या हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके बात हुई थी। 1992 में 100 से भी ज़्यादा देशों के जो मुखिया थे, हेड थे, वो मिले थे रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। अब इसे कुछ भी कह लो, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट
1992 मैच द फॉलोइंग की तरह, या अर्थ समिट, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह, या वन लाइन में, कैसे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना आपका पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए। ओके, दिस वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। द समिट वाज convinced for addressing urgent problem of environmental production and socio-economic development at the global level। अच्छा, वहाँ पे इस चीज़ के लिए बात हुई कि जो प्रॉब्लम हो रही है इन्वायरमेंट प्रोडक्शन को लेके, और ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारा ग्लोबल लेवल पे, दुनिया के पूरे नक्शे पे, वो किस तरह का होना चाहिए। मतलब ओजोन लेयर पे खतरा क्यों बढ़ रहा है, अंटार्कटिका की बर्फ़ क्यों पिघल रही है, टाइम से पानी क्यों नहीं बरस रहा है, ऐसा क्या है, उन चीज़ों को लेके, मुद्दों को लेके बात हुई। द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आप ध्यान रखना कि उन्होंने साइन किस चीज़ पे किया था, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए साइन किया, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बचाव के लिए उन्होंने साइन किया। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21 सेंचुरी। अभी एजेंडा 21 ना एक नया टॉपिक है नीचे, वो आपको समझाएंगे। मतलब रियो कन्वेंस में सब लोगों ने ये माना कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया जाए, मतलब इस चीज़ को सभी लोग मानेंगे ग्लोबल लेवल पे, दुनिया के लेवल पे। एजेंडा 21 रखा गया, मतलब ऐसी 21 पॉइंट्स रखे गए जिससे को हम अचीव कर सकें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 21 सेंचुरी में। वैसे हम 21 सेंचुरी में जी रहे हैं, और उसका फ़ायदा कितना हमें मिला है वो हम नहीं समझ पा रहे। एजेंडा 21 क्या है ज़रा देखें, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। रियो समिट, अर्थ समिट इंपॉर्टेंट है, एजेंडा 21 इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए, इट इज़ द डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्फ्रेंस एट एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। UNCED की फुल फॉर्म है ये, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से उतना इंपॉर्टेंट नहीं कि आप उसकी फुल फॉर्म को रट्टा मारें, आप नॉर्मली लिख सकते हैं, इतना वो नहीं है। ये एक डिक्लेरेशन है जो 1992 में साइन किया गया इस बैठक में। विच टुक्स प्लेस रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, ये शहर है एक बहुत बड़ा, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, वहाँ पे हुआ। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वही बार बार बात आएगी, अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation, common interest। ग्लोबल cooperation यानी कि आपसी मदद, आपसी सहयोग के जरिए हम environmental डैमेज से लड़ेंगे, पॉवर्टी से लड़ेंगे, गरीबी से, डिसीज़, बीमारियों से लड़ेंगे। लेकिन कोरोना से क्या हो गया, कोरोना से लोग ग्लोबली लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि अमेरिका कहता है कि WHO ने चाइना की बात ही ज़्यादा मानी, चाइना का कब्जा वहाँ ज़्यादा है, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, और मैं जो एड देता हूँ, हेल्प देता हूँ WHO वो नहीं दूंगा। तो दुनिया ग्लोबली नहीं लड़ पा रही ना। एजेंडा 21 या बहुत सारे ऐसी पैंडमिक डिसीजन या डिसीज़ के टाइम पे हम कहीं ना कहीं बिखर गए, सब लोग उंगली कर रहे हैं चाइना चाइना। ठीक है, किया है, उसको आप बाद में सब लोग मिल के निपटते हैं ना। अभी ज़रूरत है कि जो लाखों करोड़ों लोग अफेक्टेड हैं उनको आप मदद दें, इलाज दें, और आगे बढ़ें। ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट के साथ करें, कॉपरेशन लिखा तो यहाँ है, लेकिन न तो कॉपरेशन है ना कॉमन इंटरेस्ट है। म्यूचुअल नीड्स, आपसी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग। एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ भी शेयर करें, वो तो नहीं हो रहा है। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। ये कहा गया कि जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, जैसे इंडिया लेवल में स्टेट गवर्नमेंट है या नगर निगम है, जो भी है, उनको अपना खुद का एक लोकल एजेंडा 21 ड्रॉ करना चाहिए। जैसे अब वो क्या हो सकता है, साफ़ सफाई को लेकर, सीवर्स को लेकर, गंदगी को लेकर, नालियों में चीज़ गिराने से लेकर, नालियों को ढकने से लेके, वहाँ जो जानवर खुलेआम घूम रहे हैं उनको लेके, इस तरह के अपने एजेंडा लोकल लेवल बनाएं ताकि प्रकृति को नुकसान ना पहुँचे। वाटर को लेकर प्लानिंग करें, ज़मीन को लेकर प्लानिंग करें। अंधाधुंध यूज़ कर रहा है, कहीं भी घर बना लेते हैं, ना नालियाँ हैं, ना सड़क है, ना कुछ है, तो पॉपुलेशन की भी उससे प्रॉब्लम बढ़ती है। फिर ये रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको हम लेटर ऑन ज़रूर समझेंगे बेटा, और आप ध्यान रखें कि आप थोड़ा क्लास अच्छे से लेते रहें। आज के लिए इतना ही, क्योंकि डेली बेसिस पे हम तीन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे, समझते रहेंगे, और कोशिश कीजिए कि आप सारी चीज़ों को लिखें, अच्छे से ध्यान दें। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।